क्योंकि आपका विकल्प आपके किचन में है, दवाइयों में नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। 3 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है, 4 दशक का लगभग, जो कि ये डायबिटीज को ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज माना जाता है। तो आज हमारे पूरे चर्चा का फोकस, पूरे चर्चा का बिंदु यही रहेगा कि हम में से कोई भी जना जिसे हम चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं, उससे ग्रसित नहीं रहे। क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? जोरदार तालियां आपके लिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर एस कुमार साहब से है। आपको दुनिया में सभी लोग जानते हैं, हजारों ने, लाखों लोगों को इन्होंने ये समझाया कि जिसे लोग शुगर की बीमारी कहते हैं वो बीमारी तो है ही नहीं। 3 लाख 4 लाख लोग तो बहुत आम बात है जो इनके यूट्यूब पे इनको देखते हैं, लाइक्स है। मैंने खुद बहुत सारी चीजें देखी इसके बारे में और मैंने सोचा डॉक्टर साहब से बात करना शुरू करूं। तो मैं सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि जिस डायबिटीज को हम एक लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, उसको आप तो कहते हैं बीमारी ही नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज तो छोड़ो, कैसे भी डिजीज ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार डायबिटीज की डेफिनेशन फिर क्या है? नमस्कार आप सभी लोगों को जो इस तपती दोपहर में आप लोग आए हैं और समय दे रहे हैं मुझे सुनने के लिए, इसलिए आपका मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। कुछ सवाल जो डॉक्टर साहब ने पूछे हैं बहुत चुनिंदा है और हर किसी की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। आज जब डायबिटीज़ की बात होती है तो हर आदमी भयभीत है, उसके होने वाले दुष्परिणामों से व्यतीत है। अभी जो इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी परिभाषा क्या है, तो मैं नहीं हूँ, मैं डॉक्टर कुमार नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मुझे जो पढ़ने में जो समझ में आया कि साइंस और मेडिकल साइंस ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साइंस हैज गॉट अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और मेडिकल साइंस एक अलग रास्ते से सोचता है। और यहाँ पे अगर मैं फिर से थोड़ा सा अगर पर्सनलाइज लेवल पे चलूँ तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग इंसान हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम हर चीज में बदलाव देख रहे हैं, प्रकृति में बदलाव देख रहे हैं, हमारे रहन सहन में बदलाव देख रहे हैं, हर चीज में बदलाव देख रहे हैं। लेकिन जब हमारे सोचने का ढंग नहीं परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम एक स्टिग्मा से जुड़ गए हैं। जो चीज आज से 100 साल पहले बोली गई थी, उसी 100 साल की परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। 1921 से शुरुआत होती है इंसुलिन की, उसकी पहले कोई विकल्प नहीं हुआ करता था। जब इंसुलिन का निजात हुई उसके बाद में डायबिटिक 1 आया, कुछ सालों के बाद में डायबिटिक 2 आ गया, डायबिटिक 1 के बाद डायबिटिक 2 आ गया। तो परिभाषा क्या है? यहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले किसी की शुगर बढ़ती है और वो किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आपके परिवार में किसी को मधुमेह या डायबिटीज है? तो क्या आप लोग पहले से क्योंकि फैमिली में किसी न किसी को होता ही है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। सेकंड होता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज हो गई है और आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स लेना है, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में डल गया। तीसरा, ये जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकती है, ये परिभाषाएं होती है और एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। मैं डॉक्टर कपूर जी से पूछना चाहूँगा, आंसर सही है ना जो मैं बोल रहा हूँ? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक डायबिटिक पेशेंट रही हूँ और मैंने ये सब बातें अपने परिवार में मेरे हस्बैंड से भी सुनी है। डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड के कलीग और बैचमेट रहे हैं, हम सब लोग यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं। विडम्बना तो सर ये है कि हर घर में हर जना डॉक्टर ही बन जाता है। अरे तुमने गुलाब जामुन कैसे खा लिया, तुम आइसक्रीम खा रही हो, तुम्हें ये क्या गड़बड़ है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है क्या? अरे तुम्हारा शुगर कितना था सुबह? अच्छा HbA1c करा लिया, 3 महीने हो गए, कितना आया? ओहो ये 6 के ऊपर नंबर ठीक नहीं है। सर ये स्ट्रेस में कैसे जिए कोई? जी हाँ, अभी आपको सोल्यूशन देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुमार कपूर जी से अगर इजाजत चाहो तो एक सवाल पूछ लो मैडम। डॉक्टर साहब वो कितने साल से दवाइयाँ ले रही? सर हो गए होंगे 8-10 साल, पर पिछले 4 साल में मेरा रिवर्सल हो गया सर। आज की तारीख में मैं नो मेडिसिन एंड नो मेडिसिन। वेरी गुड। डॉक्टर साहब के लिए तालियां हो जाए एग्जाम के, ताकि लोगों को इनसे इंस्पिरेशन मिले।
कैसे किया आपने? सर ये क्या हो गया कि जब कोरोना शुरू हुआ ना, मैं थोड़ा ज्यादा यूट्यूब देखती थी। आपको भी मैंने देखा, एक पुणे के डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी थे, उन्होंने कहा कि साहब आप ऐसा करो, थोड़ा खान पान में बदलाव लाओ, थोड़ा एक्सरसाइज ऐसे ऐसे करो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर इसके हिसाब से चलना है तो हमारी दवाइयाँ लेने से ये बहुत बेहतर है। और मैंने लगभग 6-8 महीने फॉलो करा। मेरा जो HbA1c 11.6 होता था, आज 5.4 है। मैंने परसों ही कराया सर। तो वो प्रक्रिया एक रही। बाकी जो आपसे मैंने सीखा और समझना चाहती हूँ, जो टेस्ट आप कराते हैं वो क्यों नहीं कराते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी, वो भी जी। मेरा सवाल आप लोगों से एक रहेगा कि आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा जिसका टाइफाइड हुआ और ठीक नहीं हुआ हो? ठीक होते हैं ना टाइफाइड के पेशेंट। मलेरिया ठीक होता है, टीबी 6 महीने में खत्म हो जाती, पोलियो जड़ से गायब हो गया। जब इतनी सारी चीजें ठीक हो सकती तो डायबिटीज के बारे में भाई हमारी दुश्मनी क्यों है? हम तो कहते हैं बाय 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज हाईएस्ट जो लोग हैं हमारे घर में, हर परिवार में कोई ना कोई उससे ग्रसित है। तो यहाँ पे जो मेरी बात सुन रहे हैं या डॉक्टर कपूर जी से मैं माफी चाहूंगा। नहीं, माफी मांगना जरूरी है। शायद मेरे कुछ शब्द किसी के दिल में लग जाए और बुरा न लगे, इसे सब लोगों से मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पे क्योंकि इतने विद्वान सर हैं और जिनके अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग ली है, शिनारिया जी एक नामवंत पूरे विश्व के ऐसे डॉक्टर है जिनके अंडर में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेडिकल साइंस बोलता है कि खून में बढ़ी हुई शुगर, इसमें फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और दोनों का जो समझ लेते हैं, उसमें HbA1c बोलते हैं, ये अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज हुआ है। सही है या गलत है? बस यही सही है। यही सुना आप लोगों ने? किन लोगों ने सुना? हाथ उठाए। करीब सभी लोगों ने सुना। यही थोड़ा सा विरोधाभास है कि विडम्बना है। मैं शायद एकमेव इंसान होऊंगा इस पृथ्वी पे जो कह रहा है कि खून में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे। बहुत बड़ी विडम्बना है। सही है ना? सर आपने जो कहा वो तो बहुत ही बड़ा डिबेट है। ये जो टीवी चैनल पे मैं डिबेट पॉलिटिकल देखती हूँ, उससे भी ज्यादा बड़ा डिबेट मुझे लग रहा है। तो मैं डॉक्टर कपूर के जरूर व्यूज लेने वाली हूँ। ये तीनों चीजें अगर गड़बड़ है और हम कह रहे हैं कि डायबिटीज है ही नहीं, तो सर ये कैसे संभव? चलिए तो मैं बताता हूँ इसके बारे में कि देखिए, सबसे पहले जो पेशेंट्स हमारे पास आता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले वो बोलता है कि भाई आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। सही है? हाँ, इंसुलिन नहीं बन रहा है। नहीं बन रही है। दूसरा, आपका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। जी भाई आपने डॉक्टर ने बोला, हमने सुन लिया। हाँ। लेकिन जब आपको टेम्परेचर आता है तो सबसे पहले एक टेम्परेचर देखने बाद में आपको एआई ज्योतिषी ना झूठ बोलता है ना तुक्के लगाता है, बस आपकी कुंडली को 100% एक्यूरेसी से डिकोड करता टेस्ट करानी पड़ती है कि वो बुखार टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है। दूसरी टेस्ट और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देके स्टिपुलेटेड टाइम में उसकी टीबी खत्म हो जाती है, टाइफाइड खत्म होता है, मलेरिया खत्म हो जाता है। सर दोबारा हमारा यही बात सामने आ रही है, हर बीमारी का हम यहाँ नाम ले रहे हैं और उसका इलाज है, ठीक होता है। डायबिटीज की बात करते हैं तो कहते हैं ये इसके साथ तो जीना ही पड़ेगा, ये तो आपके साथ ही जाएगी। सर प्लीज करें। तो देखिए, हमने बिना टेस्ट के मान लिया। आपने डॉक्टर साहब, ठीक, क्या आपने किसी तीसरे टेस्ट का नाम सुना है? सर मैंने तो सुना है लेकिन मैंने कराया कभी नहीं। हाल ही में जब मैं कुछ YouTube चैनल्स देख रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि ये सी पेप्टाइड कुछ होता है और ये बीटा सेल्स वगैरह का जिंदा मरे, क्या कहानी है। तो वो बहुत जोर से ऐसे कहते हैं, हम पढ़ते तो ये सब है लेकिन इसके बारे में कोई टेस्ट कराते नहीं है। कराते नहीं, बस यही विरोधाभास है। हमारे यहाँ जो 3 प्रचलित टेस्ट हैं, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये डायबिटीज की अधूरी जांचें हैं। फिर पूरी क्या है? जब अगर हमें बोला जाता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बननी तो उसके लिए कुछ एडिशनल टेस्ट है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। जैसे आप फास्टिंग शुगर देखते हैं वैसे ही आपको ब्लड में आपकी फास्टिंग सीरम इंसुलिन देखा जाता है कि आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। फर्स्ट। सेकेंड, उसमें देखा जाता है एक सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड एक ऐसी चीज है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनती है उसको हम प्रो इंसुलिन बोलते हैं, वो नॉन एक्टिव होता है। लेकिन जब उसको एक्टिव करना हो
तो वो उसकी जो चेन होती है भी ब्रेक होती है और सी पेप्टाइड जो है आपके ब्लड में पाया जाता है। अगर सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन अच्छी तरह से बन रही है। तीसरा, होमायार इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर कितने पैंक्रियाटिक सेल जो है उसमें कितने बीटा सेल की कितने परसेंटेज है और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ये अगर देखा जाए तो आज भारत में मेरे 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। मुझे खुद 45 साल इस लाइन में हो गए, लेकिन डाइट और न्यूट्रिशन में मैंने 2008 से पदार्पण किया है और आज 50 सेंटर होने के बावजूद आज तक मेरे यहाँ रोज 40-50 पेशेंट होते हैं, 10-12 पेशेंट 10, 5, 4 नए होते हैं। मैंने आज तक मेरे सेंटर पे डायबिटिक पेशेंट को नहीं पाया जो सालों से इंसुलिन ले रहे थे या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट ले रहे थे। तो फिर शुगर बढ़ी क्यों है? हमको फिर नेचर की तरफ से जाना पड़ेगा। देखिए, इसको समझने के लिए जब बरसात जब होती है तो वो नेचर है। मुझे बताइए, अगर ऊपर से बरसात गिर रही है तो आप बरसात को रोक सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर बरसात नीचे जमा हो जाए पानी, तो जो एग्जिट पॉइंट होता है वहां पे थोड़ा सा आप कचरा निकाल दीजिए, पानी सब बह जाता है। ये नेचर है, वहां पे नेचर नीचे आके कुछ नहीं करने वाला। वैसे ही शक्कर जो है, शुगर की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा दुश्मन नहीं है दोस्तों, दुश्मन नहीं है। ये शुगर पे तो हमारी पूरी जिंदगी चल रही है, हमारे लिए फ्यूल है। वो हमारी जो एनर्जी चली, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, उसके लिए जो फ्यूल का काम जैसे पेट्रोल गाड़ी के लिए काम करता है, वैसे हमारे शरीर में वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक एनर्जी पैदा कर रहा है। तो फिर उसको दुश्मन कैसे पाए हम लोग? तो आपके वो तो बनेगी ही, लेकिन वो क्या रहा है, जितनी शुगर आपके बॉडी में बन रही है उतनी यूटिलाइज नहीं हो रही है सेलुलर लेवल के ऊपर। समझ जाइए, अगर 100 यूनिट बन रही है शुगर की तो 80 आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, 20% नहीं हो रही है। तो क्या होगा, वो फीडबैक मारेगा और ब्लड के अंदर 100 की जगह 120 हो गई। आपने खाना खाया, फिर 150-60 हो गई, आपने इसको डायबिटीज बोल दिया। तो प्रॉब्लम प्रश्न यहीं पर आता है कि अगर मेरी ब्लड में शुगर 120 के ऊपर हो गई, 140 हो गई, 180 हुई, मैंने अभी वहां पौने पे न पाया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो डर जाती हूँ, ऑनलाइन से घबराहट हो जाती है। उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो शुगर बन रही है, अगर उसका 100% इस्तेमाल होने लगे तो शायद शुगर आपको मिलेगी नहीं। तो इसका कारण है हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। यानी अगर हम जयपुर से लेके अजमेर तक जितनी बिल्डिंगों की अगर ईंटें इकट्ठा कर लें और मैं सोचूं कि मुझे कपूर साहब की एक बॉडी बनाना है, बना तो मैं नहीं बना पाऊंगा कि इतने सूक्ष्म, इतने माइक्रो में होते हैं वो। और एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जो शुगर को अंदर लेते हैं। अब ये किसी कारण से वो आपकी पूरी तरह खुले नहीं है, उसमें स्वेलिंग आ गई है, जिसके कारण शुगर अंदर नहीं जा रही तो आपको बढ़ी हुई आ रही। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बहुत सिंपल है, आपका खाने का तेल। जो भारत में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। ये जो तेल हमारा घर का होता है, जब हम देखिएगा बचपन से देखते गर्म करते हैं तो उसमें धुआं आता है, हम बचपन से देख रहे हैं। लेकिन आज भाई को लगता है हम तो गर्म कर रहे हैं तो धुआं ही आएगा। एक आदमी के लिए धुआं है, लेकिन मेरे जैसे साइंटिफिक साइंस के विद्यार्थी के लिए उसके अंदर इतने केमिकल है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस फैटी एसिड्स, एक्रिलामाइड। ये जो हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं, जब भी वहाँ सब्जी छौंकना होता है, पूरी बनाना है, कढ़ाई में तेल चढ़ाया, अरे आल तो दुयो कौन उठ्यो, इमे तो बात आवेली रे भाई साहब, रुक जाते काय करियो, हाली ते तो जीरो हीरो सब पटक दियो। तो आपका कहना यह है कि भाई धुआं नहीं उठना चाहिए। ध्यान से सुनो, नहीं, धुआं उठना बहुत जरूरी है। धुआं उठाने की काहे जरूरत कौन भाई? अभी मैं आपको बता रहा हूं, धुआं आम आदमी के लिए धुआं है, उसमें एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट होता है। क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं काफी साइंस की बातें करूं, लेकिन मुझे अगर ऑयल के ऊपर बोलना है तो मुझे 12 घंटे लगते हैं डाइस पे ऑयल के लिए। अगर आप तो ही मिनट में टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो बताओ, मैं ये बताना चाहूंगा, आपको ऐसा तेल चाहिए जिसको गर्म होने पे धुआं ना आए। सही बात है। तो उसके लिए एक तेल हमारे भारत में बनता है जिसको अल्फा कार्डियो डी राइस ब्रान चावल का तेल बोला जाता है। तो सर, जो लोग सदियों से सरसों का तेल खा रहे हैं वो क्या करें? नहीं, अभी करना तो उनको चेंज होना पड़ेगा। मैंने बोला परिवर्तन नियति का नियम है, आपको परिवर्तन करना अगर मेरा शुगर बढ़ जाता है ब्लड में, तो मैं और चीजें छोड़कर ये आपने जो बताया वाला तेल शुरू करूं? सबसे तेल ने सबसे पहले चेंज करना चाहिए, ताकि जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर की जो परत बैठी है उसका एंट्री पॉइंट बंद हो जाए, रास्ता खुले, तो शुगर अपने आप जाएगी, उसको ढकने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बिना रिपोर्ट निकाल के ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेते हैं जो इंसुलिन बनाने के लिए होती है। इंसुलिन बनती है तो 1 इंसुलिन + 1 = 2 कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस,
हमारे मेडिकल फील्ड में इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बातें होती है, बहुत कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपका विकल्प आपकी किचन में है, दवाइयों में नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है।